देख हमारे आईडी नंदकिशोर जी लोहार साहब भी प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच हमारी बहन खुशबू जी मालवी पूर्व पार्षद 100 वर्ष पार्षद भी रहे हैं, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत। और ईश्वर जी केदार बहुत बड़ा नाम है ओबीसी, उनका भी स्वागत है। हाँ तो नंदी राम जी मेरा स्वागत करें, कमलेश जी पैसा आ जाए और मैं ईश्वर जी पैसा से निवेदन करूंगा मंच पे मिला जाए। सबसे वरिष्ठ नेता है कार्यक्रम की इसी कार्यक्रम में हमारे जिला महामंत्री भाजपा का चुनाव हरपाल सिंह जी राठौर साहब से निवेदन करूंगा सबको आशीर्वाद प्रदान करें। उद्बोधन देवे। भारत माता की वंदे वंदे भाजपा जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद। आज इस ओबीसी मोर्चा की बैठक और जो सम्मेलन है, इन सबका जिनका मार्गदर्शन प्रदान करने वाले, जिन्होंने युवा मोर्चा में मेरे साथ काम किया, जिलाध्यक्ष भी रहे और जिनको काम से देखते हुए वापिस ओबीसी मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष बने, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हम सब के मध्य एक राजनीति के हस्ताक्षर और जो बैठकों में कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक दृष्टि से ध्यान फूकने वाले पूर्व में उपमहापौर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता परम सत्य लोकेश जी द्विवेदी साहब, आज इनका सानिध्य प्राप्त होगा। ऐसे चित्तौड़ की पावन धरा से बनाने वाले संजय सिंह जी भाई साहब, समिति के अध्यक्ष भाई देवेंद्र जी, भाई भोगलाल जी, खुशबू जी, टेलर साहब और मेरे हृदय में स्थान रखने वाले सामाजिक मंच उपस्थित सामने कार्यकर्ता बंधु। ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण मोर्चा है और मैं मानता हूं ये मोर्चा पार्टी की रीढ़ की हड्डी भी है। भोगलाल जी अभी सारी बात हमने सामने बताई और जो कार्यकर्ता पार्टी के दिन रात दौड़ता है, जो समय भी देता है, समर्थन भी देता है, वही स्पष्ट बात भी करता है। अनेक अवसरों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे अवसर दिए, क्योंकि समय की मर्यादा भी है। मैं जब कार्यालय में आया उस समय ये संकल्प पत्र का मैंने सबके हाथ में एक संकल्प पत्र भी दिया है, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, पहले घोषणा पत्र होता था, क्योंकि अब घोषणाएं कांग्रेस वाले घोषणा करते थे, उसका नाम बदलकर संकल्प पत्र रखा और एक एक पत्र की कॉपी भी मैंने आपके हाथ में दी है। आपका नाम लिखा होगा, आपका एड्रेस लिखा होगा। प्रत्येक व्यक्ति से यह तय किया गया है कि संकल्प पत्र क्या क्या पार्टी की घोषणा पत्र होता है, संकल्प पत्र क्या हो। जैसे मैंने लिखा उस पत्र के अंदर, मेवाड़ एक जनजाति क्षेत्र है, लंबे समय से यहाँ के अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की मांग करते हैं, आम जज भी मांग करते हैं और उस मांग को लेकर उदयपुर में निश्चित तौर से हाईकोर्ट बेंच होनी चाहिए। वो मैंने संकल्प पत्र पे भरा। 12 और 13 तारीख का अभियान भी है। आज जब आप जाओगे आप भर के इसके अंदर आप निश्चित तौर से इस संकल्प पत्र को भरे और उसके अलावा भी मैंने कुछ पत्रक भी रखे। मैं जगदीश जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो आप आपके मंडल के अध्यक्ष है, मंडल के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, 2 दिन का व्रत अभियान है, आज और कल। आज आप ये तय करके शाम को घर घर वो संपर्क करें और ये संपर्क पत्र भराए और कल सुबह भी, और वो आपके सोशल मीडिया में प्रत्येक मंडल के अंदर नजर आना चाहिए। जब आप आती है ओबीसी मोर्चा की, कुछ घटना के बाद में हमारे यहां पद रिक्त हो गया था। हमने जगदीश जी ने बड़े जी से बात भी की है और मेरे को लगता है कि इसी महीने
ओबीसी मोर्चा का एक नया जिलाध्यक्ष भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मित्रों, ये मोदी की सरकार है और सब जने ठीक ही कहते हैं कि मोदी जी है, वो सपने नहीं हकीकत ढूंढते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। 2016 मई 2014 के दिन इस युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी और उस समय पूर्व की सरकार रही कि हमेशा गरीबी का नारा दिया और ऐसे एक माटी का लाल, और मैं मानता हूं कि आपके कुल के अंदर पैदा हुआ व्यक्ति इस देश का सर्वोच्च पद किसने प्राप्त किया है और इस देश का नहीं विश्व का कोई लोकप्रिय नेता है तो नरेंद्र मोदी जी, वो भी आपके कुल से पैदा हुआ व्यक्ति है। राजनीतिक जीवन के अंदर शुचिता और सादगी का वो प्रतीक है। किसी ने मां ने अजमा नहीं खाएगा, एक दाग राजनीतिक जीवन के अंदर, चाहे वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, और ये चीज किसने दी? ये चीज आपके समाज ने दी। अनेक अवसरों पर पार्टी ने मौका भी दिया है, लेकिन मैं आपके चुनाव में निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है और उस लोकसभा चुनाव को लेकर मंडल राज जी हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। वनवासी कल्याण परिषद के अंदर लंबे समय तक उन्होंने काम किया, लेकिन कहते हैं ना, कांग्रेस के अंदर प्रत्याशी मिलते नहीं है। पूर्व में विधायक मिले, लेकिन आज गौरव वल्लभ जी को पूछ रहे, वो गौरव वल्लभ जी गए क्या? इस भ्रष्टाचार के अंदर लोगे जी भाई साहब, कांग्रेस सरकार के अंदर किसने पराकाष्ठा की? तो यहाँ के कलेक्टर ताराचंद जी छैन ने, ताराचंद जी मीणा ने की। किस प्रकार से हरी भरी अरावलीवादियों को छीनने का काम किसने किया और भू माफिया को पनपाने का काम किया? तो ताराचंद जी मीणा ने किया। अखंड भ्रष्टाचार में डूबने का काम उन्होंने किया और कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम उन्होंने किया। ऐसे व्यक्ति को एक एक भारतीय जनता पार्टी का आज आप बैठे, भगवान राम के भक्त यहाँ बैठे हैं, हनुमान बनकर हम एक एक मंडल के अंदर, एक एक कार्यकर्ता के बीच में, एक एक वोटरों के बीच में हमको जाके हमारे मध्य जिलाध्यक्ष पदम का मार्गदर्शन प्रदान आज करेंगे। तो मैं सिर्फ एक चीज में निवेदन करना चाहता हूं, आओ हम सब मिलकर जो राजस्थान के अंदर प्रत्येक विधानसभा 25 विधानसभा जीतने का लक्ष्य दिया और जो लक्ष्य एक एक लोकसभा 5 लाख से अधिक मतों से जीते और जीतने का काम आपके कंधों पर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा शहर जिला के सामाजिक वर्ग के सम्मेलन में हमारे सभी के मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी शहर के जिला अध्यक्ष बड़े भाई परम श्रद्धेय रविंद्र शिवाली साहब, मंच पर विराजमान युवा तरुणाई, भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के महामंत्री आदरणीय गजपाल सिंह जी, और जिनकी वाणी से सभी हम लोग प्रभावित रहते हैं, वो डांटने में वो प्रेम जताते हैं, ऐसे हमारे पूर्व महापौर लोकेश द्विवेदी साहब, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से इस लोकसभा के संयोजक रूप में चित्तौड़ के ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री चंद्रशेखर जी सोनी, प्रदेश में मेरे साथ बड़े सरल स्वभाव के आईटी में प्रदेश संयोजक है नंद किशोर जी टेलर, प्रदेश आईटी संभागीय संयोजक खुशबू जी मालविया, हमारे सभी के बीच में विराजमान पूर्व पार्षद भगवान जी खारोल, और जिनकी बेबाकी बात से सभी मंत्री और जो विधायक विधान लोकसभा में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे हमारे ईश्वर जी टेलर पूर्व अध्यक्ष हैं, ये देहात के पूर्व अध्यक्ष हैं, दोनों ही महामंत्री ओबीसी मोर्चा के राम जी साहू, बाबूलाल जी और कमलेश जी प्रजापत, सभी हरि सिंह जी भाऊ जी, यहाँ विराजमान सभी ओबीसी मोर्चा के जिम्मेदार पदाधिकारी। आज जो कार्यक्रम मिला है प्रदेश में, सभी लोकसभा क्षेत्र में सामाजिक वर्ग सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें एक विधानसभा में कम से कम 3 सम्मेलन आयोजित करने हैं। उसमें हमारे लिए आज ये पहला कार्यक्रम है। अतिशीघ्र दूसरे कार्यक्रम के बारे में भी आपको जिले की टीम द्वारा बता दिया जाएगा। यह सामाजिक वर्ग सम्मेलन
केंद्र की योजना है। इस सामाजिक फर्ज सम्मेलन करने के पीछे क्या हेतु है? हमें बहुत से लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज एक पक्ष में खड़ी है। इसमें बहुत से लोगों का योगदान है। बहुत से ऐसे समाज जो भी ओबीसी वर्ग के तत्कालीन समय में जनसंघ के साथ काम करते थे, क्योंकि वास्तव में उनको राज से कुछ लेना देना नहीं था, अपने काम करके अपने आजीविका करते थे। ऐसे वर्ग हमारे उस समय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। उसके बाद अब उन समाज के बीच में जाना और हमारी विचारधारा और हमारे जो केंद्र सरकार के किए हुए कार्यों को बताना ही हमारा सामाजिक वर्ग सम्मेलन का हेतु है। क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूं और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अगर मान लो ओबीसी मोर्चा में पदाधिकारी बना रखा है और मैं समाज रहता हूं तो मेरी बात कोई नहीं सुनता है या मैं समाज के नहीं जा सकता हूं, तो निश्चित रूप से मैं उस समाज के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में छुरा घोंपने का काम करता हूं। ऐसा कार्यकर्ता हूं तो, क्योंकि जिस वर्ग से हम बनाते हैं उस वर्ग में हमें जाना ही उपयुक्त नहीं है, हम वहां जाते भी नहीं है और वहां अपने आप को बड़ा साबित करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका बनना न बनना बराबर है, पार्टी को उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी विराजमान है, मैं निश्चित रूप से आप जब मार्गदर्शन देंगे उसमें निश्चित रूप से ओबीसी मोर्चा शेर जिला की कार्यशैली और यहाँ की उपस्थिति के बारे में आप गहन चिंता करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में कुछ कठिनाई इस दिन की है कि हम जिलाध्यक्ष न होने के नाते फिर भी बहुत अच्छा काम ओबीसी मोर्चा कर रहा है। निश्चित रूप से आप अध्यक्ष में मार्गदर्शन देंगे, उसमें जो मंडल अध्यक्ष काम नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते वो भी स्वेच्छा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में बहुत से काम आएंगे। उन काम के आधार पर पार्टी खड़ी होगी, वो समाज के आधार पर पार्टी खड़ी होती है। जो समाज से जब लोग आते हैं वहां समाज में नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा कार्य करने की क्षमता पर प्रश्न लगेगा। हमने बार बार आग्रह करते हैं इस सामाजिक वर्ग सम्मेलन के माध्यम से हमें समाजों के बीच में भी जाना पड़ेगा। जिस समाज से माना कि मैं मान लो मैं सुतार समाज से हूं तो निश्चित रूप से समाज की बैठक करनी पड़ेगी और लोकसभा चुनाव में किस प्रकार राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और जो धर्म संस्कृति के बचाने के नाम पर हम जो काम किया है उस आधार पर हमें वोट मांगने पड़ेंगे। वोट मांगने हमारा लक्ष्य नहीं है। जिस प्रकार से धारा 370 समाप्त हुई है, प्रत्येक बूथ पर 370 वोट से जीतने का हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए 5 लाख हम लोकसभा चुनाव जीतने का बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम सभी लोग नेतागिरी करते हैं, लेकिन जिस दिन पोलिंग होगी, मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिस दिन पोलिंग होगी आपकी नेतागिरी सिर्फ आपके बूथ पर रहेगी। यहाँ से खेवड़ा क्या चल रहा है उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। गोकुंधाम क्या चल रहा है आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे बूथ पे कितने वोट रहा है, मेरे घर से कितने वोट निकले हैं या मैं क्या कर रहा हूं, दिन की अगर वहां ड्यूटी दे दी, क्योंकि हर कार्यकर्ता यही लक्ष्य है। इस वर्ग पर वर्तमान में चुनाव में बहुत बड़ा दारोमदार है, क्योंकि बहुत से अब जो चुनाव प्रतिनिधि उतरे हैं, हमारे शहर की बात अलग है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हम बहुत कठिनाई है। तो जहां ये छोटा छोटा वर्ग है, जहां हमारे मिलने वाले हैं, निश्चित रूप से हम सामाजिक वर्ग के सम्मेलन के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। आगे हमें और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार उद्बोधन, दिल की बात आपने रखी है। पूरा ओबीसी मोर्चा दिग्विजय भाई साहब हमारे जिलाध्यक्ष महोदय तो नहीं है सर्वा, जैसे भी आप हमें आगे मार्गदर्शन करेंगे, जो मार्ग बताएंगे उस पर चलता रहेंगे। और वास्तव में दिल की बात दर्द होता है। हम भी यहाँ अगर 9:45 बजे आगे बैठे हैं, उसके बाद 10:30 बजे आते हैं, तो आगे थोड़ा सा व्यवस्था में सुधार अपन को भी करनी पड़ेगी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, क्योंकि पार्टी को आगे चलाने अच्छा काम करना, काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करके दे रहे हैं। अपन 4-4, 5-5 बार सम्मेलन भी कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े सम्मेलन किए हैं, लेकिन थोड़ी व्यवस्था में अपने अतिथि बताए अपन लेट आएंगे तो वहाँ थोड़ी तकलीफ है। इसी क्रम में मैं हमारे कुछ नहीं चाहिए का भाव लेकर के यदि हम काम करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। ये ईश्वर की नियति है, जो मांगोगे नहीं मिलेगा और नहीं मांगोगे सब मिलेगा। ये साधना के साथ में हमें उस लक्ष्य के साथ चलना है कि हम किन संकल्प को लेकर के राष्ट्र के निर्माण की दिशा में चले हैं। आप ही लोगों के बीच में से तब करके एक व्यक्ति निकला जिसे सारा विश्व पूछता है, मानता है, जिसकी बात को ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है कि इस बॉस बाइडेन जिसके दस्तखत लेने के लिए लाइन में खड़ा रहता है। ऐसी विभूति आपके समाज से इस देश को मिली है और उसने इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 10 वर्षों में क्या नहीं किया,
कभी आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, समाचार सुनते होंगे, लोगों से सुनते होंगे, देश को आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, हर दिशा में इस व्यक्ति ने इस देश का सर्वांगीण विकास करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक समृद्ध राष्ट्र कैसा होना चाहिए, उसकी कैसी कल्पना होनी चाहिए, उस कल्पना को साकार करके दिखाया। जो कहा वो करके दिखाया और दिख रहा है, लोग उसका आनंद ले रहे हैं। ये देश और आगे बढ़े, इसके लिए उनकी जो योजनाएं हैं, हमें उसके साथ मिलकर के काम करना है। संकल्प पत्र जो भी आपको दिया है, आपको स्वयं को तो भरना ही है, लेकिन ओबीसी मोर्चे की जितनी भी जातियां हैं, उन सब जातियों के प्रमुखों को जाकर के अपने अपने क्षेत्र के लोगों को बताना है कि आपका क्या है आने वाली सरकार से अपेक्षा, क्या और चाहते हैं आप देश के अंदर, किस प्रकार की हमारी व्यवस्था हो कि देश आने वाले लंबे समय तक एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में संपूर्ण विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान बनाकर खड़ा रहे। इसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, मोदी जी द्वारा राष्ट्र के निर्माण में किए गए कार्यों की वृहद व्याख्या करें, एक एक चीज उनको बतलाएं और आगे और कैसा करना है, उनमें उनके क्या विचार हैं, ये भी लिख करके इन पेटियों में हम डलवाएं। ये सब आपके जब विचार वहां जाएंगे तो हमारा ऐसा संकल्प पत्र बनेगा कि सारा देश गौरवान्वित होगा, ऐसी कार्य योजनाएं बनेगी। मोदी जी ने बहुत काम किया है, इस काम को और आगे बढ़ाना है, उनके संकल्पों को पूरा करने में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें, हमारी व्यक्तिगत अपेक्षाओं को छोड़ें, देश रहे और सर्वप्रथम रहे, विश्व में महानतम देश बने, और उसके लिए जो हमारा नायक कार्य कर रहा है उसके कदम से कदम मिलाकर आगे चले। यही कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर के जिला अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी सीमाली साहब, जिला महामंत्री गजपाल सिंह जी, पूर्व उप महापौर लोकेश द्विवेदी साहब, जिनके सानिध्य में ओबीसी मोर्चा में मुझे 6 साल से काम करने का अवसर मिला, जिनका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत ही प्रेरित करने वाला रहा, जैसे हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी भाई साहब, संभाग के आईटी संयोजक खुशबू जी मालवीय, मणिबेन पटेल जी, देवेंद्र साहू जी, पार्षद साहब, ईश्वर जी टेलर साहब, ओबीसी मोर्चा में प्रदेश के आईटी संयोजक का दायित्व निभाने वाले और मेरे चित्तौड़ से ही रहने वाले श्रीमान नंद किशोर जी लोहार साहब, ओबीसी मोर्चा के शहर के महामंत्री रामजी साहू, बबूलाल जी और साहब, आज उदयपुर शहर के इस ओबीसी मोर्चा के सामाजिक सम्मेलन में मुझे भी पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता होने के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा परिवार उदयपुर के साथ रहने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और आज इस सामाजिक सम्मेलन के अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ओबीसी वर्ग के लिए एक ऐसा काम किया है जिनको हम आने वाली पीढ़ियां भुला नहीं सकती है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी जातियों के मंत्रियों को जगह देकर हमें बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 17 सितंबर को विश्वकर्मा कौशल योजना जो विश्वकर्मा जयंती पर लॉन्च करी है, उसमें 18 प्रकार की जो ओबीसी वर्ग जो काम करते हैं, जिसमें पूरे भारतवर्ष की 130 जातियां लाभान्वित हो रही हैं। 13,000 करोड़ का बजट आज आजादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने ओबीसी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम किया है। मैं सदैव उनके लिए ऋणी रहूंगा और ओबीसी मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, हम उनके काम को और मजबूत और उनके हाथों को मजबूत तभी कर पाएंगे जब हम जिला स्तर पर अगर काम कर रहे हैं, मंडल स्तर पर काम कर रहे हैं, तो हमको हमारे बूथों पर जाकर जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं उस समाज की बैठकें कर समाज के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के जो कार्य हैं उनको बताने से जब उनका माइंड चेंज होगा तो निश्चित ही वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में मतदान करेंगे और आने वाले समय में हम राजस्थान से 25 की 25 सीटें मोदी जी के हाथों में भेजकर संसद में और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से मैं विश्वास करता हूं कि सर्वाधिक मतों से हम विजय करके मन्नालाल जी रावत जो हमारे साथ प्रत्याशी हैं यहाँ के, उनको विजयी बनाकर हम संसद में उदयपुर लोकसभा का डंका बजाएंगे।
इसके अलावा मैं आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज से ही सिर्फ कार्यालय पर बैठकर अपन कोई बैठक नहीं कर पाएंगे। जब सामाजिक सम्मेलन की बात होगी तो करेंगे, लेकिन हमको मजबूती से अपने बूथ पर और फील्ड में काम करना पड़ेगा। मार्गदर्शन दिखाएं कैसे किस मार्ग पर चलना है और कैसे पार्टी को जिताना है, उसके बारे में बताएं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परम सम्मानित हमारे उदयपुर शहर जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय रविंद्र जी भाई साहब, मंच पर विराजित ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई साहब जगदीश जी, हमारे इस शहर जिले के यशस्वी महामंत्री माननीय गजपाल सिंह जी साहब, तो केंद्र जी भाई साहब, मेरे पूर्व वक्ता और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, पदाधिकारियों, आज हम जिस लक्ष्य के लिए आज जो हमारा यह सम्मेलन हो रहा है, बंधुओं, भारत की महाशक्ति यदि देखनी है इस हिंदुस्तान में, और हृदय स्थल है सब हम साथ में हैं, पर ओबीसी वर्ग और जो मोर्चा जो ये अंगस्थल है, ये बहुत बड़ी महाशक्ति है। और उस महाशक्ति का प्रादुर्भाव आज के अवतारित पुरुष के रूप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के रूप में वहां जारी है। आनंद आता है, बहुत खुशी होती है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हमारा राष्ट्र परम वैभव पर पहुंच रहा है, और विश्व में आज सभी देश भारत देश और मोदी जी की तरफ अपनी निगाहें टिकाए हुआ है। हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हमें गर्व है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व हमें मिला है। इसीलिए बंधुओं, आप सबके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यशस्वी शहर जिले के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूर्व में जितने भी चुनाव आए हैं, आप सबके सहयोग से 100% वोटों से हम जीते हैं, और आप सबकी बदौलत जीते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हे वीरों, हे महापुरुषों, आप एक ऐसी शक्ति है कि आने वाली चुनौती को स्वीकार करते हुए हम हर चुनौती का मुकाबला करते हुए अच्छे लक्ष्य और परिणाम की ओर हम अग्रसर होकर उन परिणामों को हम प्राप्त करते हैं। ऐसा ओबीसी मोर्चा है। आज सम्मेलन सामाजिक सम्मेलन के स्वरूप में हमारे भारतीय जनता ओबीसी मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का जो कार्यक्रम किया गया है, मैं स्थानीय मंच, सम्मानित मंच को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि समय समय पर आप जैसे आयोजन जैसे करें, तत्काल कार्यकर्ता जैसे अपना घर का कार्य हो वैसे तत्काल सब काम छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्य में लग जाता है। ये आपका जो खुशहाल जो चेहरे नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आप कार्यकर्ता की बदौलत ही ये भारतीय जनता पार्टी एक महाशक्ति के रूप में उभरी है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब ने बहुत ही शानदार, बहुत ही जोशीला उद्बोधन, वास्तव में 400 पार को करनी है। अपनी लोकसभा का अपना 5 लाख से ऊपर का दायित्व है, उसके लिए दिन रात छुट जाए। और जहाँ तक मेरे को वरिष्ठ मंच बैठा है, मेरे को इतनी सूचना ही है, 15 तारीख के बाद अपन 15 तारीख से आचार संहिता लागू होगी,
ऐसा भी मेरे को आगे से बताया गया है। तो अपना कार्य में जुट जाए, जी जान लगा के। इसी क्रम में रविंद्र जी भाई साहब आगे मार्गदर्शन करेंगे, आगे पूरी दिशा निर्देश आप बताएं हमें कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, मोर्चे को भी कैसे आगे बढ़ाना है और लोकसभा में कैसे जीत हासिल करनी है उसके बारे में। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित इस वर्ग सम्मेलन के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हमारे उदयपुर शहर जिला के यशस्वी प्रभारी राज सावंत के पूर्व विधायक आदरणीय बंसीलाल जी खटीक साहब, पार्टी के यशस्वी महामंत्री भाई गजपाल सिंह जी राठौर जी, और जिन्होंने जनसंघ के समय से इस पार्टी को सिंचाया और काम भी किया। पूर्व महापौर के रूप में जिन्होंने पूर्व उप महापौर के रूप में जिन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया है, उन्होंने मजबूत भी किया है, ऐसे भाई लोकेश जी द्विवेदी जी, एक ऐसे युवा नेता जो एक दूरदृष्टा के रूप में भी जिनकी पहचान है और कार्य को ठीक से किस प्रकार ठीक करें। युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में भी आपको कार्य मिला है और उसमें भी आप सफल रहे। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में जो दायित्व मिला है उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ, समय की आवश्यकताओं को समझते हुए, संगठन की अपेक्षा क्या उसको समझते हुए जिस प्रकार सुंदर कार्य कर रहे हैं, जयपी जी सुधार जी हम सबके बीच चित्तौड़ प्रांत से पधारे और आदरणीय चंद्रशेखर जी सोनी जी जो ओबीसी लोकसभा संयोजन हमारे संयोजक के उदयपुर के, मैं आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नंद किशोर जी, आदरणीय बाबूलाल जी, हमारे वकील साहब, युवा दोस्त बनाए, ओबीसी मोर्चा के सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष जी, कार्यकारिणी, आप सभी का मैं बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन इसलिए हमारे बीच सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब पधारे हैं। एक वीसी चल रही है उसमें सुनने, लेकिन फिर भी आपके बीच पधारे हैं कि हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे हमारा ओबीसी मोर्चा पर बहुत गर्व है। ओबीसी मोर्चा इस संगठन की रीढ़ की हड्डी है। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, इसके बाद सारे देश को समझ में आया ओबीसी मोर्चा है क्या। ओबीसी मोर्चा पहले भी था, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर ओबीसी मोर्चा को बहुत शक्ति प्रदान की, मंडलों का गठन किया, उसके माध्यम से सभी वर्गों को साथ में जोड़कर, सभी समाजों की सेवा की जितने समाज है उन सबको साथ में लेकर हम इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एक संदेश नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, आपने देखा होगा कि केंद्रीय नेतृत्व ने अपने भारत सरकार में जो कैबिनेट है उसमें भी अनेकों ओबीसी समुदाय के श्रेष्ठ लोगों को प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर प्रदान किया और उन सभी ने इस देश के गौरव को बढ़ाया। ओबीसी मोर्चा के
संगठन के मान को भी बढ़ाया। आज आप देख रहे हैं कि विभिन्न जो हमारे ओबीसी मोर्चा के जो लोग कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देकर केवल देश में नहीं विश्व के अंदर भी एक संदेश दिया है। ये होती है कुशल नेतृत्व की पहचान। तो आपको बहुत ज्यादा भाषण की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर जितने लोग जो बैठे हैं, जिला पदाधिकारी है, मंडल के अध्यक्ष है, मंडल के महामंत्री जी है, मंडल की कार्यकारिणी है, उन सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा, पिछले 5 साल में आपने परिषद की पराकाष्ठा की है। जो लोकसभा का हमारा सामने चुनाव सामने है, इसमें भी पूरी ताकत के साथ जुटकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। उसके पश्चात आपकी जो परिश्रम की क्षमता है उस पर तो हमको गर्व है। लेकिन मैं सोचता हूँ प्रमोद जी भाई साहब बताएंगे कि उसके बाद में धरने, आंदोलन, प्रदर्शन, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बन गई है। अब आप इतनी चिंता मत करो, आपके व्यवसाय भी करना, सब करना, अपना परिवार भी चलाना, अभी भी चला रहे हो। लेकिन अब बार बार जब आपको है जवाब नहीं करें, क्योंकि ऐसे अवसर कम आएंगे। फिर भी हम ओबीसी मोर्चा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम अपने समाज के सभी लोगों को साथ में लेकर, अपनी विचारधारा के साथ उनको जोड़कर संगठन को मजबूत कैसे करें, ये स्व प्रेरणा से इन्होंने ये जो हमारे जो मोबाइल होंगे ना, मोबाइल रखने के भगवा रंग के कैसे बीजेपी का प्रचार हो, इन्होंने मोबाइल स्टैंड भी बनाकर वही भगवा कलर के अंदर बना के दिए हैं। ये जो आप मोदी जी की तस्वीर देख रहे हैं, ये भी इन्होंने अपने जो कभी कोई पैसा नहीं मांगा, बस मैंने क्या, मेरे को क्या पूछ रहे हो, नहीं। इसलिए ये ऐसे व्यक्तित्व हमारे पास में प्रतिभाओं की और समर्पित भावों के आदरणीय किशन जी, आपका बहुत आभार देना चाहता हूँ। अपने अनेकों काम किए, लेकिन एक अवसर था, एक ओबीसी मोर्चा का एक कार्यकर्ता होकर आपने जिस प्रकार से केवल और केवल मन के अंदर एक प्रेरणा लेकर, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरे जो सामर्थ्य और शक्ति और जो कौशल जो व्यापार को मैं करता हूँ, उसके माध्यम से मैं पार्टी की सेवा की सेवा। आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की जय। आदरणीय भाई साहब, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे अभिभावक बहुत ही शानदार तरीके से हमको समझाइश दी है। उसी मार्ग पर हमको चलना है और पार्टी के लिए काम करके, बहुत बड़ा काम करके लाखों मतों से लोकसभा प्रत्याशी को जिताना है। इसी क्रम में मैं हमारे माननीय प्रमोद जी भाई साहब सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा प्रभारी है उदयपुर के और जोधपुर संभाग के प्रभारी हैं। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा नेतृत्व यहाँ पे है, इनका स्वागत करता हूँ। और साथ ही में आदरणीय किशन जी भाई साहब का स्वागत किया, हमारे जिला उपाध्यक्ष, उनसे भी निवेदन करता हूँ हमारे प्रमोद जी भाई साहब का आप भी ऊपर उड़ा के स्वागत है, ऊपर उड़ा के स्वागत है। कार्यक्रम के इसी क्रम में आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, आगे समस्त ओबीसी मोर्चा जो सम्मेलन हो रहा है, समस्त कार्यकर्ता सारे भाई साहब जिम्मेदार हैं। इस बार बड़ी संख्या में पूरी जोर लगाएंगे, अगले सम्मेलन में इसे डबल संख्या हो और लोकसभा प्रत्याशी जिताने के लिए आगे जो भी आप दिशा निर्देश देंगे हम पालन करेंगे। आप अपना बोल कि इस काम को मुझे करना है तो मुझे ईश्वर ने इतनी ताकत दी, मेरे जीवन का, मेरे परिवार का भरण पोषण। और अगर ये कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं, इस स्वदेशी शब्द को अगर किसी ने ताकत दी, पहचान दी, वो ओबीसी वर्ग है। आपका कोई सामान बाहर से नहीं आया जिसके भरोसे आप जिंदा रहते। अगर सुधारी करनी है तो लकड़ी है अपने पास, इसे रात से मंगाने की जरूरत, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की है। उस वर्ग के लिए भी वापस उसमें 10 रास्ते निकाले। कोई भी ऐसा रास्ता आप ढूंढना जिस काम को आप करोगे जो वो अपने देश की माटी की महक के साथ खड़ा करता है।
तो हम स्वाभिमानी हैं, स्वावलंबी हैं और स्वदेशी के प्रेरक हैं। इसलिए हमको किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं और हमारी ताकत को सब समाज ने स्वीकारा है, चाहे करोड़पति उद्योगपति होगा, चाहे स्वर्ण वर्ग का बड़ा से बड़ा राजा महाराजा भी होगा, और उसका काम इस वर्ग की कर्म शक्ति के बिना चल ही नहीं सकता। उसको कोई भी काम अगर कराना है, चाहे खुशी के समय का हो, चाहे प्रगति का हो, चाहे व्यापार का हो, तो कहीं कहीं हर जगह आपको उसके वर्ग की ताकत को पहचानना। मैं बंद कर से बना सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ, पर महत्व तभी बनेगा ये संपूर्ण वर्ग उसमें अपने अपने काम का, अपनी ताकत का, श्रम का, समय का नियोजन करता है, तब जाकर चौपट से लेकर के महल का शीश अपना जो शिखर होता है। परंतु कुछ राष्ट्रों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम पर आपके ऊपर भी और देश के ऊपर भी ये कोशिश की है कि कहीं कहीं आपके धंधों को प्रभावित करें, कहीं कहीं तकनीकी के नाम पर आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाएं और आपके स्वावलंबन को पराजित बनाने का काम करें। परंतु मोदी जी ने पुनः एक बार आग्रह किया है कि अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, स्वाभिमान स्वावलंबन और स्वदेशी को जिंदा रखना है, तो लघु कुटीर उद्योगों को भी जिंदा अल्प समय पर जो सूचना आपको दी और आप सभी उस कार्यक्रम में पधारे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो बात आपके समक्ष कहना चाहूँगा। पहली, प्रथम स्थिति में तो अपने सामने मतलब क्या लक्ष्य लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव अभी अपन ने उदयपुर में ऐतिहासिक मतों से 32,000 मतों से अभी जीता है, और गत लोकसभा चुनाव अपन ने अर्जुन जी के साथ में 72,000 वोटों से उदयपुर से विजय हुए हैं। तो ऐसा मेरा सोचना है कि आप सभी बहुत पुराने कार्यकर्ता है, अनुभवी है, अपने अपने बूथ पर जिस बूथ में अपन रहते हैं उस बूथ पर अपने को 400 प्लस जो अभी इस विधानसभा में मिला है उससे प्लस करने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कि अपन जिस प्रकार 32,000 वोटों से विधानसभा जीते हैं और 72,000 कुछ वोटों से लोकसभा जीते हैं, अब की बार अपन उदयपुर से उससे भी 72,000 को भी क्रॉस करते हुए 1,00,000 वोटों से उदयपुर से जीते हैं। ऐसा मेरा विचार है। आप सभी की मेहनत के आधार पर ये होगा। अब सम्मानित मंच से भी आग्रह है कि वो संकल्प विकसित भारत संकल्प पत्र एक बार लेके सभी कार्यकर्ता भी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आप तो साथ ही साथ विकसित भारत मोदी की गारंटी है, तो विकसित भारत संकल्प को करके मोदी जी को भेजना है और 9090902024 में डिस्काउंट भी करना है। तो आप आए एक रूप के उसको भर के आप इसमें डालें, आ जाए, ये पत्र अपने साथ लेके जाए और किसी भी साथी से भराना करना हो उसको भरे। 2 दिन का समय है, 15 तारीख पहले विकसित भारत के लिए डिस्काउंट भी करनी है, डाउन भी कराना है। नमो ऐप अपने डाउन अवश्य कराएं, आपके लिए ये करना है। एक आगे बढ़ाना है। हमारे गोपाल जी साहब सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, आया एक करके आगे आ जाए। भारत को अपने थोड़ी डिटेल करते हैं, ये देखिए इसमें, और यहाँ पे सम्मानित मंच के सामने अपना पत्र करते हैं और सभी यहाँ से ये पत्र लेके जाएंगे मन से आदेश से, इसको भर के अपनी जिम्मेदारी 2 दिन में करना है पूरा सुझाव पत्र भर के। देखिए भाई साहब, सनातन संस्कृति में अद्भुत उत्सव और त्योहार होते हैं। हमारी संस्कृति में कई ऐसे त्योहार होते हैं जो सीधा हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। आपने होली के विषय में बताया, आने वाले समय में हमारा बहुत बड़ा अच्छा एक फागोत्सव होलिका के रूप में, होली उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला है। होली उत्सव एक ऐसा उत्सव है
कि हमारी संस्कृति अद्भुत है और रंग बिरंगी छटाओं और रंग बिरंगे विचारों से और हमारी संस्कृति जो विभिन्न रचनाओं से रची हुई हमारी संस्कृति है, जिस प्रकार रंग बिरंगे दृश्य को हम हमारे गुलाल के रूप में, कलर के रूप में हम हमारे सभी सनातनी खेलते हैं, उसको एक सनातन की एकता के अनुरूप देखते हैं कि एक फागोत्सव होता है तो हम सनातनी लोग सभी एकत्रित होते हैं, एक दूसरे के खुशी से रंग लगाते हैं और रंगों से यह त्योहार मनाया जाता है। हुआ यह है कि कुछ लोग इसको दूषित करने के लिए कुछ तत्व अंदर अपनी भाषा का बोल देते हैं। रंग में अच्छा रंग होता है और उसमें भंग डालने का, ऐसा वातावरण खराब करने का जो दृश्य करते हैं, जैसे कि किसी भी समाज विशेष के नाम से उनको और उनका अपमान करते हुए हम यदि खुशी जाहिर करते हैं तो वो गलत है। हमारा समाज है, हर समाज का हर अंग महत्वपूर्ण है और हमारा समाज का हर अंग महत्वपूर्ण है, तो महत्व उसका बना रहे, उसका सम्मान बना रहे। इसीलिए मैं समस्त सनातन प्रेमी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि हम ही हमारा बिगाड़ा न करें। सनातन समाज हमारा विराट समाज है, किसी भी सनातन समाज के किसी भी वर्ग को हम अपमानित करके ये उत्सव नहीं मनाएं। उस उत्सव में वो रूप नहीं करें जैसे कि पूर्व में कहा गया और किया गया, हम जाति विशेष को अपमान करते हुए, ऐसा हम नहीं करें और बड़े भाईचारे के साथ में आने वाले समय में हमारी एकता बनी रहे, हमारा राष्ट्र एक हो, हमारा राष्ट्र परम वैभव पर पहुंचे। इसीलिए ये सभी उत्सव हमारे अंग है। इसीलिए सब सनातन प्रेमी राष्ट्रवादी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आइए आने वाले समय में हम होली उत्सव मनाएंगे और बड़े हंसी खुशी से हम इस अवसर को मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे और आने वाले इस फागोत्सव में हम एक दूसरे के भाईचारे के रूप में हम विश्व बंधुत्व की भावना, भाई की भावना को रखते हुए हम सब एकमुखी होकर राष्ट्र को मजबूत करें और इस रंगोत्सव में खुशी का जाहिर करें और खुशी में आने वाले समय में मैं इस अवसर पर एक ये बात ही कहना चाहता हूँ, जहाँ हर समाज अब उन्नत बन रहा है, सशक्त बन रहा है, मजबूत बन रहा है, हर जाति कहीं न कहीं किसी जाति के लिए कोई गाना या ऐसा म्यूजिक बनाया गया जो समाज को आने वाले समय में मुझे लगता है कि उनकी छवि को धुंधली कर रहा है। आगे ऐसे गाने न बने और जो गाने बने उनको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि यूट्यूब जो भी वेबसाइट। सही कहा है आपने, हम हमारे भाई के खिलाफ हम ऐसे ऊंचे शब्दों में और उनको अपमान करने का ये कौन सा उत्सव। इसमें आने वाले समय में हम सबसे निवेदन करते हैं, ऐसे कोई गाने चल रहे हो भूलवश तो तुरंत रोक लगाई जाए और भविष्य में ऐसे गाने नहीं बजे जो किसी समाज को अपमानित करते हो। परमानेंट के लिए ये गाने गीत बंद होने चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा समाज का अंग है। हमें अधिकार नहीं है किसी वर्ग जाति को हम गाने के महत्व से गाना बजाने और हम आनंद लें, ये तो दुर्भाग्य की बात है। आप तो देवनगरी राजसमंद से रहने वाले हैं और देवनगरी तो आप जानते हैं कि ठाकुर जी का दरबार है। पिछले 1 महीने पहले से फाग खेली जाती है, उस फाग का कितना आनंद है। हमारे तो नगरवासी ये भूल गए कि फाग होती क्या है। इतना जगदीश मंदिर जाते हैं, खाली वही लोग जो धर्म प्रेमी वही लोग जाते हैं, दूसरों को पता ही नहीं कल्चर। उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो इस ठाकुर जी के इस कार्यक्रम में सीखे फाग होली। आपने ये ठीक विषय उठाया। ये अनादिकाल से त्रेता युग, द्वापर युग, भगवान श्री कृष्ण जब होली खेलते थे, बरसाने की होली, अपन देखते वो दृश्य कितना खुशी वो जाओ अपने होती है। और वही आपने बताया कि देवनगरी, द्वारकाधीश जी की नगरी, श्रीनाथ जी की नगरी से वहां 1 महीने पहले से ही भगवान को होली खिलाई जाती है और हमेशा जब उनके स्वरूप जो दर्शन होते हैं हर समय
होली का वह रंगों का त्योहार होली को रंगों से खेला जाता है, क्योंकि ये हम अनादिकाल से हमारी संस्कृति का विषय है। त्रेता युग में भी खेला जाता, द्वापर युग में भी खेला जाता, और भगवान कृष्ण और भगवान राम के समय के उस वैदिक युग में भी हम ये इस रंगों के त्योहार का उत्सव मनाया जाता है। तो उसी उत्सव को सनातन संस्कृति की हमारे एक बहुत बड़ा उपहार है, हम उसको सकारात्मक करके वर्तमान में हम रंगों का त्योहार होली अच्छे हंसी खुशी से खेलें, किसी का मन नहीं दुखे, और उसका मन खुश हो, इस भावनाओं के साथ हमें इस होली के त्योहार को मनाना चाहिए। मैं इस अवसर पर समस्त सनातन प्रेमी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले समय में हमारे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। इस देश के अवतारित पुरुष सामान्य पुरुष नहीं है। एक इस राष्ट्र में, इस देवभूमि पर एक देव आत्मा ने अवतार लिया है। वो अवतार है नर के रूप में नारायण नरेंद्र भाई मोदी। हमें पहचानना चाहिए, सतयुग का प्रारंभ होने जा रहा है। वर्तमान में जो सतयुग की जो कला दिखने जा रही है, लक्षण दिखने जा रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी के आमूल परिवर्तन करने के लिए भारत माता के प्रधान सेवक के रूप में एक ऐसा पुजारी आया है जो हम सब सनातन प्रेमी और 140 करोड़ लोगों की खुशहाली का स्वरूप नरेंद्र भाई मोदी है। तो आने वाले समय में तीसरी बार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार हम करके ही इस विश्व में भारत माता का परचम जो भगवा ध्वज है पूरे विश्व में फहराए, और उसी के बैनर तले विश्व की रचनाएं चले, और उसका मुखिया हो हमारा नरेंद्र भाई मोदी, जो एक भगवाधारी है, एक संस्कृति का पालक है। वो आने वाले समय में पुनः हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के पद पर एक प्रधान सेवक का स्वरूप लेकर इस भारत माता का प्रधान पुजारी बनकर वो एक सेवा में आया है। तो आप सब जनता से, समस्त जनता से निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से हर लोकसभा सीट 4-5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, ऐसा आप सबसे निवेदन करता हूं। और अब की बार 400 पार हमारा ये आग्रह हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस फागोत्सव के आने वाले उत्सव में आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। होली का पर्व आने वाला है, और होली किस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति मनाती आई है, होली कैसा त्योहार है, होली का चित्रण कैसा होना चाहिए, होली क्या है, होली असत्य पर सत्य की विजय कैसे होती है, इन्हीं बातों को, इन्हीं सवालों को लेकर आज हम पहुंचे हैं नगर के पार्षद एवं गैरत समिति के अध्यक्ष मनोहर जी चौधरी साहब के साथ। आपका स्वागत है हमारे भक्ति, शक्ति और संस्कृति के चैनल पर। आओ सब मिलकर इस संस्कृति को बचाएं, इस धरोहर को बचाएं, भक्तिमय आनंद ले और मानवता स्थापित करें। इसी उद्देश्य के साथ इस वीडियो को बनाया जा रहा है। साहब, आपका स्वागत है। क्या अपने विचार व्यक्त करना चाहिए इस मेवाड़ की धरती और इस देश के लिए? होली आ रही है। होली को सबसे पहले भाईचारा का त्यौहार कहा जाता है, जिसमें लोगों की दुश्मनी, लोग कहते हैं दुश्मनी भूल कर भी आज के दिन एक दूसरे को कलर लगाएं और कलर खेल के अपनी दुश्मनी या मतभेद जितने भी होते हैं वो भुला के होली का त्यौहार। होली के त्यौहार मनाने के पीछे कई लॉजिक है, कोई एक लॉजिक नहीं, अपने अपने हिसाब से अलग अलग लॉजिक बने हैं। निश्चित रूप से होलिका दहन होता है। होलिका दहन के बाद में जिस ढंग से प्रहलाद को जलाने की कोशिश की गई, और तो उसका जो वध हुआ, प्रहलाद के पिताजी है, बुआ जी, तो उन्होंने बचा लिया उसको क्या, तो वो, और उसकी खुशी में भी कि धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई, और इसको लेते हुए दूसरे दिन, होलिका दहन के दूसरे दिन एक ये मनाया जाता है धुलंडी और रंगों का त्यौहार। रंगों का त्यौहार के पीछे कई बात, बहुत गंदी होली भी खेली जाती है। जैसे कई लोग पानी के कीचड़ से खेलते हैं, जिससे प्रदूषण बहुत ख़राब होता है, लोगों की आंखों की रोशनी जा सकती है, चेहरे पे एलर्जी हो सकती है। तो मैं तो इस समय कहना चाहता हूँ कि हम लोग पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए भी
हम बिल्कुल शुद्ध अबीर की गुलाल लें और उसके माध्यम से प्रेम से उसको गुलाल लें। ये पानी की होली नहीं होनी चाहिए, इससे पानी की बर्बादी भी होती है और पर्यावरण भी खत्म होता है। और दूसरा, मैं उन भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ जो हुल्लड़ होली खेलते हैं। हुल्लड़ होली से लोगों में भय व्याप्त होता है। शराब नहीं पिए, शराब पी के रोड पे निकलना और होली खेलना, ये भी एक अपनी सभ्यता के खिलाफ है। होली को बहुत सभ्यता के साथ खेले, अपने साथ अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को बुलाएं, बैठे नाश्ता कराएं, होली खेलें और अपनी गाने गाएं, अच्छे वाले गाने गाएं। ऐसे कोई गाने भी नहीं गाने चाहिए जिससे जाति, किसी जाति को प्रभावित हो और उनके शब्दों से हमें तो खुशी मिले मगर उस जाति को दर्द मिले और उससे उनका कष्ट हो। तो मैं निश्चित रूप से, और मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी होली पे ऐसे कोई जाति सूचक गाने का अगर इस्तेमाल करें तो जिस जाति के खिलाफ ये सूचक हो उस जाति के लोगों को जाकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, और ताकि भविष्य में कभी भी किसी भी जाति के जिनके खिलाफ ये हुल्लड़ वाले जो गीत गाए जाते हैं वो नहीं गाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह से जाति को ठेस पहुंचाने वाला कार्य नहीं करे। इसका एक विषय और भी है कि रंगों की होली खेलने के लिए आज जगह जगह पे बहुत लोग टोलियां बना के निकलते हैं, किसी को गंदगी फेंक रहे हैं, कभी कैसे फेंक रहे हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि होली का हम भाईचारों की होली है। आज के दिन सब मतभेद भुला के, हो सकते हैं मतभेद हो सकते हैं, और मतभेद भुला के एक दूसरे से गले मिले, होली खेले, अपने धर्म का प्रचार करें। हमारी संस्कृति ऐसी है कि आज के दिन सब लोग सब चीज़ भूल जाते हैं, सिर्फ गले लगना, मतभेद भूलना और बिल्कुल हंसी के साथ है। कृष्ण भगवान होली खेलते थे, आज कृष्ण भगवान होली खेलते थे, और कृष्ण भगवान जब होली खेलते थे और रंग में सरोवर होते थे तो वो भी अपना एक इतिहास है कि हमें वो संदेश देता है कि आप आज के दिन अपनी आत्मा को शुद्ध कर ले, अपनी आत्मा को किसी नशीले पदार्थ से नहीं करें, शुद्ध आत्मा के साथ होली खेले। ये मेरी प्रार्थना है उदयपुर के सभी और पूरे देश के लोगों को कि होली हर्षोल्लास से खेले और अच्छी होली खेले, किसी की ठेस, किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखें। आजकल वही साहब सोशल मीडिया पर हम देखिए होली तो चली जाती है, लेकिन जब बाद में जब वो वीडियो आते हैं अप्राकृतिक तरीके से होली खेली जा रही है, अप्राकृतिक तरह से रंग लगाया जा रहा है। दूसरी बात ये थी कि रोड रोकना, हुल्लड़बाजी करना, क्या इसे होली कहते हैं? क्या ये होली है हमारी? नहीं, मैं निश्चित रूप से मैं कह चुका हूँ और कह रहा हूँ कि हमें होली को पूरी सभ्यता और पूरी संस्कृति के हिसाब से खेलनी चाहिए। अपनी होली को जो आपके फोटो लगे उसमें कि आप किसी कीचड़ में हो, किसी पानी में हो, या किसी कपड़े फाड़ रहे हो, किसी के साथ ग्रीस लगा रहे हो, किसके चेहरे पे ऑयल लगा रहे हो किसी के चेहरे पे, उससे कईयों की आंखों की रोशनी चली जाती है। जब होली निकलती है तो हजारों केस ऐसे आते हैं जिसमें कोई ज्वलनशील रसायन उसकी आंखों में जाने से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, और आंखों की रोशनी आप जानते हो जब चली जाती है तो उसके लिए जीवन अंधेरा हो जाता है। तो मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि कभी भी किसी भी हालत में आपको अपनी सीमा में रहकर अपना सामने वाले को अपना भाई मान के, अपनी बहन मान के आप होली खेलें और अच्छे ढंग से खेलें। ऐसा किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए होली नहीं होनी चाहिए। अभी भी नगर में जगदीश मंदिर देख लो आप, ठाकुर जी के मंदिर पर फाग उत्सव मनाया जा रहा है। क्या अभी भी कई दिन पड़े हुए हैं होली की, क्या वो लोग फाग उत्सव नहीं मना सकते अपने अपने मंदिरों में जाकर? बिल्कुल, फागोत्सव हमारा कृष्ण भगवान जो है ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी की पूरा फागोत्सव मनाते तब ऐसे लीन हो जाती हैं, सभी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब फागोत्सव मनाते हैं और जगह जगह फागोत्सव मनाने का कार्यक्रम होते हैं। मगर फागोत्सव को देखो एक अपनी पूरी संस्कृति में मनाया जाता है, उसमें कहीं भी हुल्लड़बाजी नहीं होती है। मैं सोचता हूँ मैं अभी तक जितने फागोत्सव देखे हैं न तो उसमें कोई फिल्मी गाने होते हैं न कुछ भी नहीं होते हैं, बिल्कुल सांस्कृतिक गानों के साथ में फागोत्सव मनाया जाता है। और फागोत्सव को तो मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी सनातनी को कहना चाहता हूँ कि वो फागोत्सव को बढ़ावा देना चाहिए, ये ताकि लोगों में इसमें प्रेम में और प्रेम बढ़े एक दूसरे के साथ।
और आत्मीयता जुड़े और धर्म और संस्कृति का प्रचार भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे चैनल पे आपने अमूल्य समय देकर जो जनता को जो आपने ये जो अमृत वर्षा की है शब्दों की, शायद मुझे लग रहा है कि हमारे वो भाई जिनको पता नहीं है कि संस्कृति क्या है, होली क्या है, उनको तो बस ये बताया गया कि ये होली है, रंग लगाते हैं और ये सारा, लेकिन होली ये नहीं है। होली तो हमारी बहुत पवित्र त्योहार है। ठाकुर जी के मंदिर में फूलों और गुलाल के साथ और अबीर के साथ किस प्रकार से खेली जाती है, होली तो बहुत ही अमूल्य है। और होली को हम होली की तरह खेलें, भाईचारा बढ़ाए, इसी उद्देश्य आप सभी को होली का राम राम। जय हो।